बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एक यूनिट स्टार्ट किया है जो कि हमारे साथ पेप्टिक अल्सर था। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक। आज हम पढ़ेंगे सर्जरी, जो सर्जिकल मैनिफेस्टेशन है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि नर्स कैसे मैनेज करेगा एक पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को। उसके बाद उसके लिए एक प्लान बनाएंगे, उसको असेस करेंगे, प्लान बनाएंगे, उसकी डायग्नोसिंग करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन को देखेंगे, जो हमारे साथ क्या रिज़ल्ट आया है, क्या चेंजेस आए हैं उसको भी देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं कि सर्जरी क्या सर्जरी इंक्लूड है पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ में। एट प्रेजेंट सर्जरी इज परफॉर्म टू ट्रीट अल्सर। टाइप्स ऑफ सर्जरी इंक्लूड। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए जो सर्जरी इंक्लूड है उसमें कुछ सर्जरी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें एक है विगोटमी। विगोटमी में क्या है, ये नेम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि इसमें जो वेगस नर्व है उसको कट करते हैं। वेगस नर्व को कट करते हैं ताकि जो मैसेज है जिसकी वजह से सिक्रीशन होती है, रेट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, तो उसको रिड्यूस किया जाए। तो उसके लिए हम वेगस नर्व को काट देते हैं। फिर है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी भी एक सर्जरी है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या कंडीशन होता है। इसमें एक्चुअली जो पाइलोरस है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है, उसको थोड़ा वाइड कर देती है ताकि जो खुराक है वो इजीली इंटेस्टाइन तक पास हो सके। और लास्ट जो हमारे साथ सर्जरी दी गई है वो है एक्ट्रैक्टोमी। एक्ट्रैक्टोमी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम एक्ट्रम को रिमूव करते हैं। जो वॉल ऑफ एन एक्ट्रम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं ताकि जो हमारे साथ जो क्या है, और ये एक्ट्रम होती क्या है, एक्ट्रम एक्चुअली क्लोज कैविटी या क्लोज चैम्बर होते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि जो खुराक के पार्टिकल्स है वो इजीली पास हो सके। तो आइए एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। विगोटमी। विगोटमी में क्या होता है, अ सर्जिकल ऑपरेशन इन विच वन और मोर ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व आर कट। इसमें क्या करते हैं, जो वेगस नर्व के ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं इस ऑपरेशन या सर्जरी में, जो वेगस के ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं उसमें से एक से मोर यानी 2-3 ब्रांचेस को कट लगाते हैं और उसको काट दिए जाते हैं ताकि जो टिपिकली टू रिड्यूस द रेट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ताकि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसकी रेट को थोड़ा रिड्यूस कर सके, डिक्रीज कर दे। और ये हम क्यों कर देते हैं, इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए हम ये कट लगाते हैं। वेगस कौन से नर्व है, जो लार्जेस्ट नर्व है, जिसकी वजह से जो एब्डोमेन में जो मैसेज होते हैं, उसकी जो एब्डोमेन की जो कमांड्स होते हैं, जो ब्रेन के कमांड्स होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसका मैसेज लेते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं, फिर यहाँ से लेके वहाँ तक ले चलते हैं। तो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, इसको कट लगाते हैं ताकि इसका मैसेज जो है ना वो कट जाए। जब इसका मैसेज कट जाता है तो इसकी वजह से फिर गैस्ट्रिक की सिक्रीशन कम हो जाती है। पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी कौन सी सर्जरी होती है, ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें वाइडन द ओपनिंग अप इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक पाइलोरस so that stomach content can empty into the small intestine duodenum। यहाँ पे लिखा गया है कि सर्जरी ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक जो पाइलोरस है उसकी ओपनिंग को थोड़ा वाइड कर देती है। और ये क्यों वाइड कर देती है, ताकि जो स्टमक की कंटेंट है वो इजीली एम्प्टी हो जाए ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। द पाइलोरस इज अ थिक। पाइलोरस क्या होती है, ये एक थिक मस्कुलर एरिया होती है और जब इसको व्हेन इट थिकन, और जब इसको मोर थिकन कर देती है तो ये क्या करती है, कैन नॉट पास थ्रू इट। फूड पार्टिकल जो है ना वो इससे पास फिर नहीं होते। तो इसलिए जब ये मोर भी थिकन हो जाती है तो हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा वाइड कर देते हैं पाइलोरोप्लास्टी के ज़रिए ताकि ये वाइड हो जाए। और जब ये वाइड हो जाती है तो फूड पार्टिकल इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाती है। एक्ट्रैक्टोमी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें एक्ट्रम को रिमूव कर देती है। यहाँ पे लिखा गया है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्मॉल ऑफ द वॉल्स ऑफ एन एक्ट्रम।
सर्जिकल रिमूवल करती है सर्जरी के ज़रिए वॉल ऑफ द एक्ट्रम को। एक्ट्रम क्या है, जैसे कि हमने बताया कि एक्ट्रम क्लोज चैम्बर होता है या एक क्लोज कैविटी होती है। तो उस कैविटी को, क्लोज कैविटी को क्या कर देती है, उसके वॉल को रिमूव कर देती है, स्पेशली द एक्ट्रम ऑफ द स्टमक। और ये स्पेशली जो स्टमक के एक्ट्रम्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं ताकि फूड पार्टिकल इजीली पास हो सके। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो आइए कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है हेमोरेज। हेमोरेज किस चीज़ को कहते हैं, हेमोरेज इंटरनल ब्लीडिंग को कहती है। जब इंटरनल ब्लीडिंग होता है तो उसको हम हेमोरेज कहते हैं। हेमोरेज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अकर इन 10 to 20% ऑफ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर इन द फॉर्म ऑफ हेमाटेमेसिस और मलीना। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट, जितने भी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हैं तो उसमें ज़्यादा से मतलब 10 to 20% जितने भी पेशेंट्स होते हैं तो उसको क्या होती है, या तो हेमेटेमेसिस होती है यानी जो ब्लीडिंग एंड वॉमिटिंग होती है, या मेलिना होती है ब्लीडिंग एंड स्टूल होती है। तो ज़्यादा पेशेंट्स को 10 to 20% पेशेंट को क्या होती है, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को हेमरेज होती है यानी इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको। परफोरेशन एंड पेनिट्रेशन। परफोरेशन किस चीज़ को कहते हैं, परफोरेशन जो है ना ये सुराख को कहती है। परफोरेशन इज द इरोजन ऑफ द अल्सर थ्रू द गैस्ट्रिक सेरोसा इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विदाउट वार्निंग। सिरोसा से लेकर पेरिटोनियल कैविटी तक एक सुराख हो जाता है और उस सुराख के ज़रिए क्या होती है, अल्सर जो है ना वो और भी बढ़ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक इरोजन सा हो जाता है यानी एक कटाव आ जाता है, एक सुराख हो जाता है। और ये क्यों होती है, जो कि ये इसलिए होती है कि जो अल्सर है, जो ज़ख्म है वो और भी बढ़ जाता है यानी ये पेरिटोनियल कैविटी तक पहुंच जाता है। वाइल पेनिट्रेशन किस चीज़ को कहती है, जब एक जगह पे एक ज़ख्म हो, एक अल्सर हो और वो दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वाइल पेनिट्रेशन इज द इरोजन ऑफ द अल्सर थ्रू द गैस्ट्रिक सेरोसा इनटू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा गया है कि परफोरेशन क्या होती है, एक एडजेसेंट स्ट्रक्चर के ज़रिए वो, जैसे कि यहाँ पे ऊपर बताया कि सेरोसा से पेरिटोनियल कैविटी तक आ जाता है, तो इसी तरह से अल्सर जो है ना वो बढ़ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। फिर है पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन अकर व्हेन द एरिया डिस्टल ऑफ द पाइलोरिक टू द पाइलोरिक स्पेंचर बिकम स्कार्ड एंड स्टेनोज्ड फ्रॉम spasm or edema or from scar tissue that form when an ulcer alternately heals and break down। यहाँ पे लिखा गया है कि पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होती है, जब डिस्टल एरिया से पाइलोरिक स्पेंचर तक एक फॉर एग्जांपल एक स्कार बन गया या स्टेनोज्ड हो गया, तो उस वजह से फिर क्या हो जाता है, स्टेनोज्ड मतलब एक नैरो हो गई, वहाँ की जो वहाँ पे कोई टिश्यू नैरो हो गई, कोई मसल्स नैरो हो गए, तो उस वजह, और ये क्यों नैरो हो जाते हैं, किसी स्पाज़म की वजह से, किसी एडिमा की वजह से, या स्कार टिश्यू की वजह से, या अल्सर की वजह से। तो इस वजह से फिर अल्टरनेटली हीलिंग एंड ब्रेकडाउन पे क्या हो जाता है, जो उस टिश्यू की या उस जगह की ब्रेकडाउन हो जाती है और वहाँ पे एक अल्सर बन सकता है। तो वो अल्सर की ये भी कॉम्प्लिकेशन है कि किसी एडिमा या स्पाज़म की वजह से वहाँ पे जो स्कार टिश्यूज़ होते हैं या जो अल्सर्स होते हैं उसकी क्या हो जाती है, उसमें स्पाज़म वगैरह की वजह से डिस्टल एरिया की नैरो हो जाती है, उसकी टिश्यू नैरो हो जाती है, उसकी मसल्स नैरो हो जाती है।
फिर है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जो कि एक बार हमने डिस्कस किया है कि मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिक थेरापी है यानी मेडिसिन थेरापी है, और इसमें प्रोटीन पंप इनहिबिटर शामिल है, बिस्मथ साल्ट शामिल है, एंड सप्रेस आर एरेडिकेटेड द इन्फेक्शन शामिल है। ये आप लोग फर्स्ट पार्ट से भी पढ़ सकते हैं। एंटीबायोटिक्स भी शामिल है, जैसे कि हमने बताया कि एमोक्सिसिलिन हो गए या प्रोटीन पंप में ओमेप्राजोल हो गए, राइजिक हो गए, ये सब क्या है, ये हम फिर मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं इस कंडीशंस में, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में। स्ट्रेस रिडक्शन एंड रेस्ट हो गया। स्ट्रेस रिडक्शन का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट स्ट्रेस, जहाँ पे भी स्ट्रेस हो तो उसके एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, पेशेंट पार्ट एज वेल एज एड एंड कोऑपरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर। क्या करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, उसके फैमिली मेम्बर उसके पास ले आते हैं, उसके लिए उसको बताते हैं कि इसका स्ट्रेस मैनेज करे, मतलब जो भी स्ट्रेस है उसको उसका मसला हल करे। हम भी खुद भी कोशिश करते हैं कि उसका स्ट्रेस मैनेज करे, जो भी उसे मसला हो तो उससे इतना मतलब क्लोज रिलेशन बनाते हैं ताकि जो मसला हो वो क्लोजली हमें इजीली बताए। फिर स्मोकिंग सेशन हो गए। स्मोकिंग सेशन में क्या करते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि स्मोकिंग को कम करे या स्मोकिंग से अवॉइड हो जाए, क्योंकि जिसको भी पेप्टिक अल्सर हो तो ये हीलिंग को क्या करती है, डिले कर देती है या स्लो हीलिंग कर देती है। तो हम बताते हैं कि जो मतलब स्मोकिंग है उसको ख़त्म करे ताकि जो आपका अल्सर है वो जल्दी से ठीक हो जाए। स्टडीज हैव शोन द स्मोकिंग डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बायोकार्बोनेट। रिसर्च के मुताबिक क्या बताया गया है कि स्मोकिंग जो है ना ये डिक्रीज करती है सिक्रीशन ऑफ बायोकार्बोनेट। और बायोकार्बोनेट का क्या काम होता है, बायोकार्बोनेट का काम है ये न्यूट्रलाइज करती है HCl को, और अगर HCl न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो क्या हो जाती है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यूडिनम में, और जब भी ड्यूडिनम में एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पे अल्सर और भी बढ़ जाता है। तो यानी कि जो हीलिंग है वो नहीं होता। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम कहते हैं कि जो खुराक ले रहा है तो इसमें अल्कोहल वगैरह, कॉफ़ी वगैरह ना यूज़ करे, जो बेवरेज है वो यूज़ ना करे, मतलब आइसक्रीम वगैरह, मिल्क वगैरह इससे अवॉइड रहे। ऐसे खुराक यूज़ करे जो कि क्या हो, पेप्टिक अल्सर के लिए मुफीद हो। टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर को हम देखते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब ये है कि मतलब वो खुराक ना खाए जो कि ज़्यादा कूल्ड हो, या वो खुराक ना खाए जो कि ज़्यादा हार्ड हो, बल्कि मीडियम खुराक खाए जो कि उसके पेप्टिक अल्सर के मुताबिक मुफीद हो। नर्सिंग मैनेजमेंट पे आते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, नर्सिंग असेसमेंट है। पेशेंट को पहले हम असेस करेंगे, फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैन, उसके फैन को डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ पे फैन हो रहा है, उसको असेसमेंट ऑफ रिलीफ मैयर टू रिलीव द फैन, उसके फैन को रिलीव करेंगे, इसे असिस्ट करेंगे पेशेंट को कि कितना फैन हो रहा है, फिर उसको रिलीव करने के लिए कुछ मतलब मेजरमेंट करेंगे कि कितने डोज से ये रिलीव हो जाएगा, इसको असेस करेंगे। असेसमेंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द वोमिटस, वोमिटिंग कब हो रही है, वोमिटिंग की क्या करेक्टरिस्टिक है उसको असेस करेंगे, ब्लीडिंग है कि नहीं, ये सारा प्रोसेस करेंगे। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट यूजुअल फूड इंटेक एंड फूड हैबिट, पेशेंट के जो खुराक इंटेक कर रहा है उसको असिस करेंगे कि क्या क्या वो ले रहा है, कैसे खुराक कर रहा है, उसे भूख लग रहा है कि नहीं, उसको असिस करेंगे। एंड फूड हैबिट्स को असिस करेंगे कि किस तरह से वो खुराक कर रहा है या कर रही है। नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्यूट पेन को देखेंगे कि पेन मतलब एक्यूट आया है तो रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, कि ये क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या तुम जब तुम क्या खाओ तो उस वजह से फिर आपको फैन महसूस हो रहा है, इस तरह से हम हिस्ट्री लेंगे। सिक्रीशन, एसिड सिक्रीशन एंड डैमेज टिश्यू, या मतलब कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है उसका क्या, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है उस वो क्यों होता है, डैमेज टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है, उस वजह से जो एसिड सिक्रीशन है वो इंक्रीज होता है, उस पर इफेक्ट आया है और इस वजह से जो एक्यूट पेन है वो हो रहा है। एंजाइटी रिलेटेड टू एक्यूट एलनेस, ये क्यों होती है, क्योंकि एक्यूट एलनेस आई है तो इस वजह से पेशेंट परेशान है तो उसको भी डायग्नोस करेंगे। एम्बेलेंस न्यूट्रिशन
उसकी जो न्यूट्रिशन है उसके मुताबिक हम पूछेंगे कि आपके डाइट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्यों आपको ये प्रॉब्लम आया है। तो ये भी हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। डिफिशेंट नॉलेज से जो मतलब उसको कौन कौन सी नॉलेज की ज़रूरत है, वो कैसे उसे हम बताएंगे कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे अपना केयर करेंगे, वो कैसे अपना प्रॉब्लम को मैनेज करेगा, उसके साइन एंड सिम्टम वो कैसे हमें बताएगा। तो इस तरह से हम उसको नॉलेज भी देंगे, उसको टीचिंग भी देंगे। नर्सिंग केयर प्लान एंड गोल। अब हमारा प्लान क्या होगा और हमारा गोल क्या होगा। तो हमारा गोल ये होगा और प्लान ये होगा कि रिलीफ ऑफ पेन, हम पेन को रिलीव करेंगे। पेशेंट को क्या देंगे, ऐसे मेडिसिन देंगे जो कि पेन को रिलीव कर देती है। रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। उसको बताएंगे कि ये खुराक खाए, न ज़्यादा कोल्ड खाए न ज़्यादा गर्म खाए, बल्कि मीडियम खुराक खाए जो आपके पेप्टिक अल्सर के लिए ठीक खुराक है, उसको क्या करेंगे, उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अल्सर रिकरेंस, वो नॉलेज उसको प्रोवाइड करेंगे जो कि क्या है, मतलब जो अल्सर को रिकरेंस ना करे, मतलब अल्सर को दोबारा उसका अल्सर प्रोड्यूस ना हो जाए। तो इस तरह से उसके क्या करेंगे, उसके अल्सर को प्रिवेंट करेंगे और उसके अल्सर को मैनेज करेंगे। एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन की एब्सेंस करेंगे, मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसको क्या करेंगे, उसकी एब्सेंस लाएंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब इंटरवेंशन कैसे करेंगे, जो मेडिसिन का जो प्लान हमने तैयार किया है उसको कैसे अब अप्लाई करेंगे। रिलीविंग पेन एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, जो पेन है उसको हम कैसे रिलीव करेंगे और इसकी न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दिए गए हैं तो उसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। अवॉइड एस्पिरिन से पेशेंट को दूर रखेंगे, क्योंकि एस्पिरिन जो है ना उसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं। एंटीकोगुलेंट का काम ये होता है कि ये ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, और पेप्टिक अल्सर में ज़्यादातर ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट को क्या करेंगे, एस्पिरिन से अवॉइड करेंगे। एंड फूड एंड बेवरेज, और फूड और बेवरेज ऐसे बेवरेज जो कि पेप्टिक अल्सर को या एसिडिटी को एनहेंस कर रहे हैं तो उससे भी पेशेंट को अवॉइड करेंगे, जिसमें शामिल है कैफीन, कोलाज, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट अलॉन्ग विद डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, ये सब इसमें शामिल है। Encourage patient to eat regularly spaced meal and in a relaxed atmosphere। पेशेंट को encourage करेंगे कि वो अपना खुराक रेगुलरली करे, अपना सही टाइम पे खुराक करे और सही एटमॉस्फेयर में बैठ के रिलैक्स बैठ के खुराक करे। ऑब्टेन रेगुलर वेट, अपना जो रेगुलर वेट है उसको ऑब्टेन करे। एंड इनकरेज डाइटरी मॉडिफिकेशन, और जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है उसको भी इनकरेज करे। इनकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक, जो रिलैक्सेशन टेक्निक है उसको भी इनकरेज करें, मतलब अपने आप को रिलैक्स रखे, एक्सरसाइज वगैरह करें, ये सब क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। रिड्यूसिंग एंजाइटी को आप कैसे रिड्यूस करेंगे। असेस व्हाट पेशेंट वांट टू नो अबाउट द डिजीज एंड इवैल्यूएट लेवल ऑफ एंजाइटी। एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस फेयर ओपनली एंड विदाउट क्रिटिसिज्म। यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट के एंजाइटी को हम ऐसे रिड्यूस करते हैं कि पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट का जो एंजाइटी है उसको मालूम करेंगे कि पेशेंट क्या कहना चाहता है, क्या असिस्ट करना चाहता है, इस डिज़ीज़ के बारे में क्या मतलब मालूम करना चाहता है, तो उसको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके लेवल ऑफ एंजाइटी को एवालुएट करेंगे, इनकरेज करेंगे पेशेंट के फेयर को, मतलब जो वो डर रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसके साथ एक ओपनली रिलेशनशिप बताएंगे ताकि वो विदाउट किसी डर के हमें हर एक बात बता सके, हर एक प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करे। एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इसका टेस्ट होता है, किस तरह से हम आपको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, उसका शेड्यूल क्या है, सुबह दोपहर और शाम, इस तरह से हम इसको बताएंगे क्या डोज देना है, कितना डोज देना है, ये हम एडमिनिस्टर एक्सप्लेन करेंगे। इंटरैक्ट एंड आर रिलैक्सेशन इन अ रिलैक्सिंग मैनर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेसर एंड एक्सप्लेन इफेक्टिव कॉफिंग टेक्निक्स एंड रिलैक्सेशन मेथड। पेशेंट को हम बताएंगे कि कैसे रिलैक्सिंग मैनर्स में रहना है, मतलब हम अपना इंटरेक्शन उसके साथ क्लोज इंटरेक्शन बनाएंगे और उसको बताएंगे कि रिलैक्सिंग मैनर्स में
अपना बात करेंगे, उसके साथ भी बात करेंगे और रिलैक्सिंग मैनर्स में एक रिलेशनशिप बनाएंगे। हेल्प टू आइडेंटिफाई स्ट्रेसर, उसके स्ट्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको बताएंगे, उसको मतलब उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड एक्सप्लेन एन इफेक्टिव कोपिंग टेक्निक्स, और जो इफेक्टिव कोपिंग टेक्निक्स है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और रिलैक्सेशन मेथड को भी एक्सप्लेन करेंगे। इनकरेज फैमिली टू पार्टिसिपेट इन केयर एंड गिव इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि किस तरह, मतलब फैमिली को इनकरेज करेंगे कि पेशेंट के केयर कैसे करना है, किस तरह से उसके केयर में पार्टिसिपेट लेना है, हिस्सा लेना है, और किस तरह से उसको इमोशनल सपोर्ट देना है ताकि उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाए। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कम्प्लिकेशन, अगर हेमोरेज हो तो किस तरह से पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। हेमोरेज का क्या मतलब है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो तो किस तरह से पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को मैनेज और मॉनिटर करेंगे। असिस्ट फॉर फेंटनेस एंड डिजीनेस एंड नाजिया, पेशेंट के जो डिजीनेस है या फेंटनेस है या नाजिया है तो उसको क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे। फेंटनेस का मतलब है शॉक, अगर पेशेंट शॉक में है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको किस तरह से असिस्ट करेंगे। बिफोर विथ ब्लीडिंग, मतलब बिफोर ब्लीडिंग या विद ब्लीडिंग हम पेशेंट को किस तरह से असिस्ट करेंगे। टेस्ट स्टूल फॉर ऑकल्ट टेस्ट करेंगे, यानी उसके स्टूल को बार बार टेस्ट करेंगे। पीरियड्स में उसके जो मतलब पीरियोडिकली उसके स्टूल को हम क्या करेंगे, उसके स्टूल को हम टेस्ट करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। पिक्विकली यानी जो ट्रिकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है या टिकिपनिया है, इस सारे को हम मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ इंसर्ट इन इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि पेशेंट कितना इनटेक कर रहा है, कितना पानी वगैरह पी रहा है, कितना शरबत वगैरह पी रहा है और उसका आउटपुट कितना है, इसको भी मॉनिटर करेंगे। इंसर्ट एंड मॉनिटर एन IV लाइन फॉर इन्फ्यूजिंग फ्लूइड एंड ब्लड, पेशेंट के जो IV लाइन है वो भी इंसर्ट करेंगे ताकि कितना इन्फ्यूजिंग देना है, उसको जितना इन्फ्यूजन देना है, जितना ब्लड वगैरह देना है, तो वो IV लाइन के साथ इजीली हो सके। मॉनिटर लेबॉर्ट्री वैल्यू को हम मॉनिटर करेंगे, यानी हीमोग्लोबिन कितना है या हेमेटोक्राइट कितना है, ये हम मॉनिटर करेंगे। इंसर्ट एंड मेंटेन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, अगर वो खुद खुराक नहीं ले रही है या नहीं ले सकता है तो हम क्या करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। मॉनिटर ड्रेनेज को हम मॉनिटर करेंगे एंड प्रोवाइड लिवेज और एज ऑर्डर्ड, और क्या करेंगे, जो लिवेज है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी स्टमक वॉश की अगर ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करेंगे अगर ऑर्डर दिया गया है। मॉनिटर ऑक्सीजन सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन थेरापी, और क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरापी भी एडमिनिस्टर करेंगे अगर ज़रूरत हो। प्लेस द पेशेंट इन द रिकम्बेंट पोजीशन वो पोजीशन होता है, यानी उसका जो लाइंग पोजीशन होता है, पेशेंट को लाइंग पोजीशन पे रखेंगे और उसके लेग को हम क्या करेंगे, एलिवेटेड करेंगे, क्योंकि हाइपोटेंशन से क्या रहे, हाइपोटेंशन से अवॉइड रहे, क्योंकि पेशेंट से ब्लीडिंग हो रहा है तो हाइपोटेंशन हो सकता है, तो इस वजह से हम उसको रिकम्बेंट पोजीशन पे रखते हैं और लेग्स को एलिवेटेड रखते हैं। और प्लेस द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, या लेफ्ट साइड पे पेशेंट को प्लेस करेंगे ताकि एस्पायरेशन से और या वोमिटिंग में एस्पायरेशन से क्या रहे, एस्पायरेशन से महफूज रहे। इन परफोरेशन एंड पेनिट्रेशन आर कंसर्न, अगर परफोरेशन या पेनिट्रेशन है तो उस दौरान पेशेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे। नोट एंड रिपोर्ट सिम्टम्स ऑफ पेनिट्रेशन, बैक एंड एपिगैस्ट्रिक पेन, नोट रिलीव बाय medication that were effective in the first। हम क्या करेंगे, नोट करेंगे पेशेंट के साइन सिम्टम्स को, अगर वो कह रही कि बैक एंड एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है तो उसको भी नोट करेंगे। रिलीफ बाय मेडिकेशन
मेडिकेशन से अगर मतलब जितना पेन उसको पहले हो रहा था तो आया वो पेन अब इस मेडिकेशन से, जो मेडिकेशन वो पहले कर रहा था या कर रही थी तो उससे ठीक होता था, आया आज जो मेडिकेशन वो कर रही है या कर रहा है तो इससे ठीक हो रही है या नहीं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। नोट एंड रिपोर्ट सिम्टम्स एंड ऑफ परपोरेशन, अगर परपोरेशन है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स को। सडन एब्डोमिनल पेन, इसमें क्या क्या शामिल है, सडन एब्डोमिनल पेन शामिल है, रेफर्ड पेन शामिल है टू शोल्डर, वोमिटिंग एंड कोलैप्स, कोलैप्स यानी बेहोश होना ये भी शामिल है। एक्सट्रीमली टेंडर, अगर टेंडरनेस है तो वो भी हम नोट करेंगे। रिजिड एब्डोमिन, हाइपोटेंशन एंड टिकिकार्डिया आर अदर साइंस फॉर शॉक, ये हम क्या करेंगे, ये सब हम नोट करेंगे। होम मैनेजमेंट एंड टीचिंग केयर, सेल्फ केयर। अब होम मैनेजमेंट उसे कैसे टीचिंग देंगे कि सेल्फ केयर कैसे करना है या होम मैनेजमेंट कैसे करना है। असिस्ट द पेशेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन एंड फैक्टर दैट हेल्प द आर एग्रीवेटेड। पेशेंट के कंडीशन को असिस्ट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसे ऐसे फैक्टर्स बताएंगे जो कि उसके हेल्प हो जाए, उसकी सेहत को क्या कर सके, इन्हेंस कर सके, एग्रीवेट कर सके। तो उसको हम क्या करेंगे, सेल्फ केयर भी बताएंगे, उसकी टीचिंग बताएंगे। टीच पेशेंट अबाउट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, टीच पेशेंट अबाउट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उसके मुताबिक पेशेंट को टीच करेंगे कि क्या क्या मेडिकेशन ये किस टाइम पे खाना है, ये किसका नाम क्या है, इसका डोजेज क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कितने टाइम में लेना है, सुबह शाम दोपहर, ये सब हम बताएंगे। साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आए तो आपने टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, बल्कि ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, ये हो सकते हैं इसके साथ। आल्सो आइडेंटिफाई मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन, अगर एस्पिरिन वगैरह से पेशेंट को अवॉइड करेंगे तो ये भी बताएंगे कि इस मेडिसिन से आपने अवॉइड रहना है क्योंकि ये आपका सेहत और भी ख़राब कर सकती है या कर सकता है। अच्छा, इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट पर्टिकुलर फूड दैट विल अपसेट अल्कोहल विच हैव एसिड प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल। यहाँ पे लिखा गया है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे अबाउट पर्टिकुलर फूड, यानी ये फूड आपके लिए ठीक है और ये फूड आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा के लिए सच एज कॉफ़ी वगैरह, टी, कोलास एंड अल्कोहल विच हैव एसिड प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल है, तो इससे अवॉइड रहना है। इनकरेज पेशेंट टू ईट रेगुलर मील एंड आर रिलैक्स्ड सेटिंग एंड टू अवॉइड ओवर ईटिंग। पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि आपने रेगुलर मील खाना है, खुराक करना है रेगुलरली, और एक रिलैक्स सेटिंग पोजीशन में खुराक करनी है और ओवर ईटिंग से अवॉइड रहना है, यानी ओवर ईटिंग नहीं करना है, ज़्यादा खुराक नहीं करना है। एक्सप्लेन दैट स्मोकिंग में इंटरफेयर विद अल्सर हीलिंग, रेफर्स पेशेंट टू प्रोग्राम टू असिस्ट विद स्मोकिंग सेसेशन। यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट को स्मोकिंग से अवॉइड करें, उसे बताएंगे और उसे एक ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह रेफ़र करेंगे कि वहाँ पे जाए और ये प्रोग्राम अटेंड करे ताकि वो स्मोकिंग की सेशन, स्मोकिंग से दूर रहे, क्योंकि स्मोकिंग जो है ना ये अल्सर की हीलिंग को क्या कर देती है, कम कर देती है या स्लो कर देती है। Altered patients to sign and symptoms of complication to be reported। पेशेंट को बाहबर करेंगे कि ये साइन एंड सिम्टम्स अगर आए तो आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, वक्त आपने यहाँ पे पहुँचना है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड है हेमोरेजिस, कूल स्किन, हेमोरेज, कूल स्किन, कन्फ्यूजन, इंक्रीज हार्ट रेट, लेबर ब्रीथिंग एंड ब्लड इन द स्टूल। पेनिट्रेशन एंड परपोरेशन में क्या हो सकती है, सिवियर एब्डोमिनल पेन, रिजिड एंड टेंडर एब्डोमेन, वोमिटिंग, एवॉल्वेटेड टेम्परेचर एंड इंक्रीज हार्ट रेट एंड पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, नाजिया, वोमिटिंग। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो सकती है, नाजिया, वोमिटिंग, डिस्टेंटेड एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल पेन वगैरह ये हो सकती है। अब वो एवाल्वेशन में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पेन रिलीफ हो गया है कि नहीं, उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो गई है कि नहीं, कम हो गई है कि नहीं, मेंटेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो इसे मेंटेन कर रही है कि नहीं। नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अल्सर रिकरेंस, जो अल्सर है उसकी रिकरेंस नहीं हुई है उसको देखेंगे, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन को देखेंगे।
एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे कि मतलब कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, इसको भी हम देखेंगे। ये रेफरेंस दिया गया है, यहाँ से ये नोट्स लिए गए हैं, ये स्लाइड्स लिए गए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ये सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिजीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है इसके मुताबिक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए